साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आप लोगों ने सभी ने अपने अपने आंसर की जो भी है वो मिला ली होगी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की है चाहे रीट की है। लेकिन अब इन आंसर की के दबाव से हम लोग बाहर निकले और एक बात ध्यान दें कि अब आने वाली जो वैकेंसीज है, जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, उस वैकेंसी के ऊपर अब हम लोगों को ध्यान देना है। साथियों, एक बात याद रखना कि जीवन जो है वो संघर्षमय है और आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिल जाती। वो गॉड गिफ्ट होते हैं जिनको मिल जाती है। लेकिन साथियों, एक बात आप हमेशा गांठ बांध करके रखिए कि जीवन में सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को संपूर्ण जो पेपर हमारा रहा है हिंदी का व्याख्याता का, अभी जो भर्ती निकली है 2022 के अंदर, उसमें जो पेपर रहा उसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या क्या किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, जिससे साथियों आप लोगों को पता लगेगा कि आगामी जो भर्ती आने वाली है उसमें हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को कितना महत्व देना चाहिए। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों को भी उतना ही महत्व देना है। साथियों, आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा, ये मेरा वादा है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, तो ये आपका साथी, आपका दोस्त मुकेश नागर आपको ये अच्छे से समझाने वाला है, इसे आप समझिएगा। बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ पर आपको विश्लेषण करवा रहा हूँ, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये जो विश्लेषण है इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें याद नहीं होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो खंड तो व्याकरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहे हैं और किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया है, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ व्याकरण के अंदर जो है साथियों 20 प्रश्न टोटल आए हैं। कितने प्रश्न आए हैं? 20 प्रश्नों का मामला इसमें रहा है और 20 प्रश्न में किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न रहे हैं वो देखेगा आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं संधि। संधि से साथियों दो प्रश्नों का प्रयोग उसने किया, दो प्रश्न उसने वहां पर दिए थे। दूसरा टॉपिक रहा है समास। समास से भी साथियों उसने दो प्रश्न हमें दिए हैं। और तीसरा टॉपिक रहा है उपसर्ग। तो उपसर्ग में भी साथियों उसने दो प्रश्न ही दिए हैं। इसके बाद में प्रत्यय रहा है और प्रत्यय से भी उसने दो प्रश्न ही हमें दिए हैं। इसके बाद में हमारा रहा है पर्यायवाची और पर्यायवाची में भी उसने हमें एक प्रश्न दिया है। साथियों, कितने प्रश्न दिए हैं? एक प्रश्न उसने हमें दिया। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगामी जो भर्ती है व्याख्याता की, उसमें आप लोग अच्छा कर पाओ और अच्छा करोगे, अच्छा पढ़ोगे और अच्छा आप लोग उसका विश्लेषण करोगे और विश्लेषण जानोगे तो शायद आप अच्छी और भी बेटर तैयारी कर पाओगे। साथियों, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। इसके बाद में जो है 6 नंबर वाला है विलोम शब्द। विलोम शब्द में उसने हमें प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न है। 7 नंबर पे है युग्म शब्द है। क्या है? युग्म शब्द है। युग्म शब्द से एक प्रश्न है। 8वें नंबर पर है अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द में से भी उसने एक ही प्रश्न दिया है। साथियों, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लगेगा इस चीज से कि क्या क्या आने वाला है। इसके बाद में साथियों अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में से एक प्रश्न यहाँ पर आया है। साथियों, ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं शब्द शुद्धिकरण। क्या है? शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण में कितने प्रश्न आए हैं? एक प्रश्न आया है शब्द शुद्धिकरण से। आप सोचिए, मतलब सारे टॉपिक उसने यहाँ पर देने की कोशिश करी है, मतलब एक भी टॉपिक हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, इसमें आया है वाक्य शुद्धिकरण के बाद में मुहावरे, और मुहावरे से भी हमें उसने एक ही प्रश्न दिया है। साथ कितने प्रश्न दिए? एक प्रश्न दिया है। 4th नंबर पर आया है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, लोकोक्तियों से भी जो है एक ही प्रश्न उसने हमें दिया है। तो इस तरह से आपको हर चीज का ध्यान देकर के पढ़ाई करनी है। अब अपठित गद्यांश यहाँ पर आती है 5 नंबर पर। अपठित गद्यांश, जो अपठित गद्यांश है उसने यहाँ से भी हमें 3 प्रश्न दिए। कितने प्रश्न दिए? 3 प्रश्न दिए अपठित गद्यांश। उसके बाद में आता है 6 नंबर पर अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश से हमें कितने प्रश्न दिए हैं उसने? अपठित पद्यांश से हमें
एक भी प्रश्न नहीं दिया, एक भी प्रश्न नहीं दिया है उसने। आप सोचिए, अपठित गद्यांश से 3 प्रश्न और अनपठित पद्यांश से एक भी प्रश्न उसने हमें नहीं दिया है। तो ये पूरी व्याकरण उसने दी थी हमें, और इस व्याकरण को देख करके ही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर जनसंचार के प्रमुख माध्यम। आप देखिएगा, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, जनसंचार के प्रमुख माध्यम। अब इसके अंदर से उसने क्या क्या क्वेश्चन दिया, ये चीज आप लोगों को देखनी है। इसमें सबसे पहले बात आती है पत्रकारिता। क्या आती है? पत्रकारिता। पत्रकारिता से उसने 2 प्रश्न हमें दिए हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है अर्धशासकीय पत्र। क्या आती है? अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र में साथियों उसने एक प्रश्न दिया है, सोचिए आप लोग। नंबर 3 पर बात आती है विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति के अंदर उसने क्या दिया है? एक प्रश्न दिया है। 4th नंबर पर बात है परिपत्र। परिपत्र से भी उसने क्या दिया है? एक प्रश्न दिया है। 5 नंबर पर बात आती है निविदा, और निविदा से भी साथियों उसने एक ही प्रश्न दिया है। इसके बाद में बात आती है ज्ञापन की। किसकी? ज्ञापन की। तो ज्ञापन से भी साथियों उसने एक प्रश्न दिया है। और 7वें नंबर पर बात करेंगे अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना से उसने साथियों हमें यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो उसने, जो पिछली भर्ती हमारी व्याख्याता की निकली है, उसके अंदर साथियों ये सारे के सारे प्रश्न वो दिए हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को देख करके अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये सारे प्रश्न हमारे रहे। शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पर उसके द्वारा दिए गए हैं साथियों। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब आगे बात करते हैं साथियों काव्य शास्त्र की। किसकी? काव्य शास्त्र की बात करते हैं। काव्य शास्त्र में उसने किस किस तरह से प्रश्न दिए हैं, ये हमें तैयार करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर, सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति। किसकी बात करेंगे? शब्द शक्ति की बात करेंगे। तो शब्द शक्ति में उसने कितने प्रश्न दिए? शब्द शक्ति में केवल एक प्रश्न दिया है। अब आप सोचिए कितने प्रश्न दिए? एक प्रश्न शब्द शक्ति में दिया है। नंबर 2 पे बात करेंगे अलंकार की। अलंकार में साथियों उसने क्या किया है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला अलंकार दिया है उसने श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के कितने प्रश्न दिए हैं? उसने 2 प्रश्न दिए। दूसरा अलंकार दिया है उसने रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से उसने कितने प्रश्न दिए हैं? एक प्रश्न दिया है। इसके बाद में अगला अलंकार दिया है उसने भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार से उसने एक प्रश्न दिया है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार से उसने एक प्रश्न दिया है। अगली बात करते हैं साथियों, कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5 प्रश्न हो गए साथियों, और एक शब्द शक्ति से दिया। तो इस तरह से 5 प्रश्न जो है उसने अलंकार से हमें दिए हैं। कितने प्रश्न दिए? 5 प्रश्न हमें अलंकार से उसने दिए हैं। तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको याद क्या मतलब ध्यान रखना है किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और आगे बात करेंगे। अब इसमें सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान देनी है। अब आती है तीसरे नंबर पर छंद वाली बात। कौन सी बात आ रही? छंद वाली बात आती है। छंद में हमें 6 प्रश्न उसने दिए हैं। कितने प्रश्न दिए? 6 प्रश्न उसने दिए हैं साथियों। उसके बाद में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दृष्टांत से उसने हमें दिए हैं करीबन 2 2 4 और 2 दृष्टांत दिए, एक नहीं 2 दिए। छंद में उसने 6 प्रश्न दिए हैं। अगला है यहाँ पर काव्य गुण। कौन सा है? काव्य गुण है साथियों। काव्य गुण में से उसने एक प्रश्न दिया है। और तीसरे नंबर पर आता है काव्य रस। क्या आता है? काव्य रस। इसमें उसने 3 प्रश्न दिए हैं जो रसाव्यय से दिए। किससे दिए? रसाव्यय से दिए। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे, उसने एक जो प्रश्न दिया है वो उदाहरण से दिया है। किससे दिया है? उदाहरण से दिया है, याद आ जाएगा आप लोगों को। और एक प्रश्न उसने दिया है अन्य परिभाषाओं से, जो रस की परिभाषाएं हैं वहां से भी उसने एक प्रश्न दिया है साथियों। तो ये हमारा काव्य शास्त्र यहाँ पर होता है। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से नोट कीजिए,
ताकि आपको पता लगेगा कि यार क्या क्या होता है और किस तरह का पेपर आता है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से। हो गया? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या प्रश्न आए हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। अब हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा रहा और इसका मैटर भी थोड़ा सा अच्छा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में पिछला पेपर जो हुआ है उसको आपको बता रहा हूं किस किस से कितने प्रश्न आए हैं, ये आपको ध्यान भी रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें से टोटल कितने प्रश्न आए हैं। 50 प्रश्न आए हैं। कितने प्रश्न आए हैं? 50 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आए हैं। लेकिन वहां पर कोई ब्रीफ नहीं किया गया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और किस खंड से कितने प्रश्न आएंगे, ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो मेरे हिसाब से इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। साथ ही सबसे पहले बात करेंगे इतिहास लेखन की परंपरा से। तो इतिहास लेखन की परंपरा से, तो इतिहास लेखन की जो परंपरा से है, एक प्रश्न उसने दिया है साथियों। अब आप सोचिए, इतनी सारी बातें पढ़नी है, एक प्रश्न आया है। नंबर 2 पे बात करते हैं साथियों प्रमुख इतिहास ग्रंथ। जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है साथियों, वहां से उसने कितने प्रश्न दिए हैं? 3 प्रश्न उसने वहां से दिए हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है और उसके जो लेखक हैं उसमें से 3 प्रश्न उसने दिए हैं। इसके बाद में हिंदी साहित्य का जो आरंभ है, हिंदी साहित्य का आरंभ व काल विभाजन। क्या है? आरंभ व काल विभाजन। इससे कितने प्रश्न आए साथियों? एक प्रश्न आया। अब आप सोचिए, इससे केवल एक ही प्रश्न आया है। इसके बाद में साथियों यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हमारा आदिकाल। क्या हो जाता है? आदिकाल की बात हम इसमें करेंगे और आदिकाल से कहां से प्रश्न आए हैं, इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अच्छी बात है ये और आपको काम आएगी, अच्छी चीजें हैं और इसे नोट करके अच्छे से रखिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। ये देखिए आप लोग, आदिकाल में उसने कहां से प्रश्न दिए हैं, इसमें भी हम लोगों को देखना है। तो आदिकाल वाली जो बात है, कितनी बढ़िया बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा और नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है। मैं दिल से बताता हूँ हर चीज को और दिल से ही समझाता हूँ। साथियों यहाँ पर मेरे को कोई फोकट बात नहीं करनी है और एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई इतना बड़ा तामझाम नहीं है, लेकिन जो बताऊँगा वो अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, 25 तारीख से हिंदी साहित्य का बैच स्टार्ट हो रहा है और इसी बोर्ड पर, इस छोटे से बोर्ड पर आप लोगों को वो नोट्स दे करके जाऊंगा कि आपको लगेगा कि यार कितनी बढ़िया तरीके से बंदे ने समझाया। विश्वास मानिए, यकीन मानिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखिए आदिकाल से कौन कौन से प्रश्न आए हैं इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखो आदिकाल से जो प्रश्न आए हैं, रचनाओं की प्रामाणिकता से प्रश्न आया है। रचनाओं की प्रामाणिकता से एक प्रश्न आया साथियों। कितने प्रश्न आए हैं? एक प्रश्न आया साथियों। आपको अच्छा लगेगा, इसे नोट कीजिए। दूसरी बात यहाँ पर करता हूं मैं, प्रवृत्तियां और प्रमुख रचनाकार। इसमें जो प्रवृत्तियां रही है, प्रवृत्तियां एवं रचनाकार, इससे प्रश्न आए हैं 2। कितने प्रश्न आए? 2 प्रश्न आए हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे चंद्रबरदाई से कितने प्रश्न आए हैं साथियों? 2 प्रश्न आए हैं। और जो चौथे नंबर पर आए हैं नरपति नाल। क्या है? नरपति नालह से एक प्रश्न आया है। इस तरह से मैं बात करता हूं कि आदिकाल से कितने प्रश्न आए हैं। टोटल 9 प्रश्न आदिकाल से उसने दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर भक्ति काल वाली बात। भक्ति काल थोड़ा सा बड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। अब भक्ति काल वाली बात करते हैं। देखो भक्ति काल से कितने प्रश्न आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप मस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार टीवी पैनल तो है नहीं, लेकिन अच्छा आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर भक्ति काल से कितने प्रश्न आए हैं। सुनिए, भक्ति काल वाली बात करते हैं तो भक्ति काल से जो प्रश्न आए हैं वो टोटल 10 प्रश्न आए। कितने प्रश्न आए हैं? टोटल 10 प्रश्न भक्ति काल से आए हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे
भक्ति काल की भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति काल की विशेषताएं। समझ में आ रही होगी बात आपको। भक्ति काल की विशेषताएं और प्रमुख कवि एवं रचनाएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं किस तरह से पूछे गए, इसका विकास कैसे हुआ, यहां से एक प्रश्न आया है। इसके बाद में नंबर 2 पे बात करेंगे संत काव्य। संत काव्य में आपको पता है कबीर जी आते हैं, कबीर है, दादू दयाल है, क्या है, कबीर है और दादू दयाल है, ये दिया हुआ है उसने। यहां से 2 प्रश्न उसने पूछे हैं, पिछले पेपर की बात कर रहा हूं, यहां से 2 प्रश्न उसने पूछे हैं। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे सूफी काव्य। क्या है, सूफी काव्य साथी। सूफी काव्य में जायज सी वाली बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और यहां से उसने 2 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे, 2 प्रश्न पूछे। चौथे नंबर पर बात करेंगे राम भक्ति की। किसकी, राम भक्ति की बात करेंगे। राम भक्ति काव्य जो है ये है हमारा तुलसीदास जी का। किसकी बात करें, तुलसीदास जी का। यहां से उसने कितने प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न यहां से पूछे। 5वें नंबर पर बात करते हैं कृष्ण काव्य की। कृष्ण भक्ति काव्य या कृष्ण काव्य, यहाँ पर कौन कौन से संप्रदाय हैं, संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा है उसने। संप्रदाय और सूरदास जी, और इसके बाद में नंददास जी हैं, और इसके बाद में है अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि, यहां से प्रश्न पूछे हैं उसने। टोटल 3 प्रश्न पूछे। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप मस्त रहिए, मैं आप लोगों को वो तैयारी करा दूंगा, यहाँ पर इतने बढ़िया नोट्स आपको दिला दूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। ये बोर्ड नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है साथियों, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भक्ति काल में चल रहे हैं, अब आते हैं हम लोग रीति काल की ओर। किसकी काल की ओर आएंगे, रीति काल। तो हमारे आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, अब अगला काल है हमारे पास रीति काल। देखो साथियों, ये टीवी पैनल हुए पैनल, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस छोटे से बोर्ड पर ज्ञान का भंडार देके जाऊंगा और बहुत तगड़ी बात बता के जाऊंगा आपको। रीति काल, रीति काल तीसरा काल है। रीति काल में सबसे पहले बात करेंगे रीतिबद्ध। क्या है, रीतिबद्ध जो है इसमें काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत साथियों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं देव साहब की। यहां से एक प्रश्न आया, फिर उसके बाद में है भूषण। आप ये देखिए कि जो इम्पोर्टेंट राइटर है, इम्पोर्टेंट कवि हैं, वहां से बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। मतलब इधर उधर की जो जिनको कोई फेमस नहीं है, जो कवि जो राइटर, वहां से कोई प्रश्न ऐसा ढंग से उसने नहीं पूछा है। तो भूषण जी से एक प्रश्न वहां पर लिया है। तीसरे नंबर पर भिखारी दास, यहां से देखो, ये भिखारी दास जी से बहुत बार प्रश्न पूछा है उसने। भिखारी दास जी का क्वेश्चन वो जरूर पूछता है साथियों। तो ये हो गया भिखारी दास जी का। 4th नंबर पर है केशव दास जी। केशव दास जी से उसने एक प्रश्न पूछा। 5वें नंबर पर है अन्य जो और भी कवि रहे हैं, वहां से टोटल उसने 3 प्रश्न पूछे हैं। इस तरह से बात अगर मैं करूं तो 3 और 4 कितने होते हैं, 3 और 4 यहाँ पर 7 प्रश्न। रीतिबद्ध काव्य धारा से उसने कितने प्रश्न पूछ लिए, 7 प्रश्न यहाँ पर उसने पूछ लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कीजिए साथियों इसे। इसके रीतिबद्ध काव्य धारा के बाद में बात करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा हो गई, इसके बाद में रीति सिद्ध काव्य धारा दूसरे नंबर पे है। रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा से कितने प्रश्न उसने पूछे हैं, यह आपको बता दूं। यहां से केवल उन्होंने जो है बिहारी जी से प्रश्न पूछा है। किससे, बिहारी जी से प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न पूछा है केवल। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त से घनानंद जी से क्वेश्चन पूछा है उसने। घनानंद जी से एक प्रश्न पूछा और अन्य प्रश्न भी यहीं से पूछे गए हैं, जो एक प्रश्न की घनानंद जी से 2 प्रश्न। इस तरह से यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बढ़िया है, आप लोग नोट करते जाइए। अब इसके बाद में आता है हमारा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल में बहुत सारी बातें रही है और आधुनिक काल में बहुत सारे प्रश्न उसने पूछे हैं। अगला काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल में साथियों देखिए 15 प्रश्न उसने टोटल कितने प्रश्न पूछे, 15 प्रश्न उसने पूछे हैं। याद रखना कितने प्रश्न पूछे,
15 प्रश्न उसने पूछे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है वहां से एक प्रश्न है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से उसने कितने प्रश्न पूछे हैं? द्विवेदी युग से एक प्रश्न। तीसरे नंबर पर है छायावाद। छायावाद से उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। चौथे नंबर पर है प्रयोगवाद साथियों, और प्रयोगवाद से उसने कितने प्रश्न पूछे? 2 प्रश्न पूछे। और 5वें नंबर पर है गद्य विधाएं। जो गद्य विधा है वहां पर मैं आपको बता दूं, उपन्यास वगैरह जो होते हैं वो गद्य विधाओं में जाने जाते हैं। एक प्रश्न पूछा है, और अन्य गद्य विधाएं और भी आई है, वहां से इसने 4 प्रश्न पूछे। इस तरह से साथियों टोटल 15 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। 4 8 9 10 11 प्रश्न ये हैं। और इसके बाद में आपको एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 15 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। 11 प्रश्नों का एनालिसिस मैंने कर दिया है, लेकिन बाकी जो प्रश्न पूछे हैं 4 प्रश्न वो इनसे मिक्स में उसने ले लिए हैं। तो ये सारी के सारी बातें आप लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज। आपको बहुत अच्छी बात ये समझा रहा हूं मैं, तो ये समझ में आ गया। और इसमें आप लोगों को आधुनिक काल से कितने प्रश्न पूछे ये मैंने बता दिया, कहां कहां से पूछे। राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार एवं पत्रिकाएं, यह याद रखिएगा, ये भी प्रश्न उसने पूछे हैं। राजस्थानी साहित्य और है साहित्यकार, राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार एवं पत्रिकाएं। आप यहां से उसने टोटल 4 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? टोटल 4 प्रश्न यहां से पूछे हैं। तो ये बात होती है हमारे पूरे काल की और खंड ख की। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगला जो मैटर आता है वो है खंड जो है ग वाला। अब इसमें 3rd नंबर का जो खंड है वो हमारे स्नातक स्तर का रहा है, यानी कि एमए लेवल का रहा है। और एमए लेवल में कितने प्रश्न उसके द्वारा पूछे गए हैं आप लोग भी थोड़ा सा नोट कीजिएगा। जो एमए लेवल का रहा है स्नातकोत्तर, इसमें इस स्तर में टोटल उसने 30 प्रश्न पूछे हैं साथियों। कितने प्रश्न पूछे हैं? टोटल 30 प्रश्न उसने पूछे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं काव्य प्रयोजन, जो काव्य हेतु है उससे प्रश्न पूछा है। 1 नंबर 2 पे है काव्य लक्षण है, काव्य लक्षण से उसने प्रश्न पूछा है 1। इसके बाद में काव्य प्रयोजन है, काव्य प्रयोजन से साथियों उसने कितने प्रश्न पूछे हैं? 1 प्रश्न पूछा है। इसके बाद में रस निष्पत्ति है, निष्पत्ति से उसने प्रश्न पूछा है 1। 5 नंबर पर है ध्वनि सिद्धांत, जो ध्वनि सिद्धांत है वहां से उसने कितने प्रश्न पूछा है? 1। 6 नंबर पर है जो वक्रोक्ति जो सिद्धांत है वहां से कितने प्रश्न पूछे हैं? उसने 1 प्रश्न पूछा है। अगला आता है साधारणीकरण। क्या आता है? साधारणीकरण। 7 नंबर पर जो है साधारणीकरण से भी साथियों उसने कितने प्रश्न पूछे? 1 प्रश्न ही उसने पूछा है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको याद क्या है, मतलब उतार लेना है। अरस्तु से उसने प्रश्न पूछा है। अरस्तु का जो आपको पता है अनुकरण सिद्धांत उसने दिया था। अनुकरण सिद्धांत से भी उसने 1 ही प्रश्न। देखो हर चीज उसने टच करने की कोशिश करी है। तो मतलब हमें अच्छा पढ़ना है, और जब तक हम लोग लंबी रेस से नहीं पढ़ेंगे तब तक आसान काम इसमें नहीं है। 9 नंबर पर बात करता हूं साथियों, लोजाइनस ये याद नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात ये अच्छे से याद नहीं है। लोजाइनस का उदात्त तत्व, ठीक है ना, इसमें भी उसने 1 प्रश्न पूछा है। और 10वें नंबर पर है मनोविश्लेषणवाद, यहां से भी उसने 1 प्रश्न पूछा है साथ। तो ये पूरी की पूरी बातें होती है हमारे एमए लेवल की। यहां से ये सारे प्रश्न उसने पूछे हैं, और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर के खंड की। 4th नंबर का जो खंड रहा है उसमें कितने प्रश्न इसने पूछे हैं देखिएगा। 4th नंबर के खंड में बहुत अच्छी बात ये रही कि ज्यादा प्रश्न इसने यहाँ से नहीं लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो खंड हमारा है 4th नंबर का, उसमें पूछा है इसने। सबसे पहले बात आती है
कबीर जो ग्रंथावली है, ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली से कितने प्रश्न पूछे हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात है गुरुदेव, गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग एवं पद, यहां से और प्रारंभिक, प्रारंभिक बात ये कर रहे हैं 5 प्रश्न और यहां से लेकर के 2 प्रश्न, इस तरह से इन्होंने पूछा है। ठीक है, और ये किसका ग्रंथ था? ये था श्याम सुंदर, और साखी इसमें लिया है इन्होंने, बस और कुछ भी नहीं लिया। तो इस तरह से यहाँ से करीबन इन्होंने 5 से 7 प्रश्न यहाँ से उठा लिए। अब रामचरितमानस में बालकांड इन्होंने दिया है, देखो रामचरितमानस में बालकांड तीसरे नंबर पर। रामचरितमानस, रामचरितमानस में इन्होंने केवल बालकांड को लिया है। किसको लिया है? केवल बालकांड को लिया है, और 2 प्रश्न इसमें पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे? 2 प्रश्न इसके अंदर पूछे हैं। इसके बाद में बात करेंगे 4th नंबर पर बिहारी, बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर के जो प्रारंभिक दोहे हैं, बिहारी रत्नाकर जी के जो प्रारंभिक दोहे हैं कितने? टोटल 25 दोहे हैं, और वहां से आप देखें एक प्रश्न पूछा है बंदे ने। इतनी खतरनाक बात है, एक प्रश्न पूछा है केवल, जबरदस्त बात है यार। इसके बाद में 5 नंबर पर बात मैं करूंगा साकेत की। साकेत में नवम सर्ग की हम लोग बात करें, नवम सर्ग, नवम सर्ग है, लेकिन यहां से इसने 2 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 2 प्रश्न पूछे, और ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का ये है टोटल। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब आगे बात करेंगे और भी चीजें थे ना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो आगे है कविता क्या है, 6 नंबर पर बात करूंगा, कविता क्या है, ये भी थी, आपको पता होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद में है चिंतामणि, चिंतामणि का पहला भाग है, चिंतामणि का पहला भाग है, जो आचार्य शुक्ल जी का है। सबको पता है आचार्य शुक्ल जी का है। टोटल यहाँ से 2 प्रश्न आए। इतनी बड़ी रामायण में यहाँ पर ग्रंथ हमें पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो ज्यादातर ध्यान जो है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से देना है। 50 प्रश्न है, ग्रामर से 20 प्रश्न है, लेकिन छोड़ना किसी को भी नहीं है। आगे बात करेंगे शीश का फूल। पहले सीबीएसई बोर्ड में अभी भी है, शीश का फूल है, और एक है कल्पलता, कल्पलता। तो इन सभी से ये कल्पलता जो है हजारी, दोनों ही उसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ से टोटल 1 प्रश्न आया है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को नोट करनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। साथियों मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, ये जो चीजें हैं ना, पढ़ने वाला स्टूडेंट समझ रहा होगा, हर किसी के बस का काम नहीं है, और इतनी सारी चीजों को उस पेपर से निकालना ये भी हर किसी के बस का काम नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पर प्लीज, और लिखिए इसको। अगला है यहाँ पर कफन। आपको पता है प्रेमचंद जी का है कफन, प्रेमचंद जी ने लिखा है, इससे 2 प्रश्न आए हैं। इसके बाद में पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद जी का, इसका है जयशंकर प्रसाद जी का है। यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं? 2 प्रश्न आए हैं। और इसके बाद में यही सच है, ये किसका है? मनु भंडारी जी का है, मनु भंडारी जी का है। यहां से कितने प्रश्न आए हैं? 1 प्रश्न यहां से आया है। ठीक है, अब ये तो सारी बातें हो गई खंड ख की। अब बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास की। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? वेरी नाइस। अब है अगला हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। साथियों आपको अच्छा लगेगा, आप जुड़िए एक बार, और आप जुड़ोगे ना, दिल से कह रहा हूं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा यहाँ पर। चलिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। इसमें सबसे पहले है राजभाषा, राजभाषा। नंबर 2 पे है बोलियां, नंबर 2 पे है बोलियां, और नंबर 3 पर है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अब यहां से जो प्रश्न पूछे गए वो 5 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे? 5 प्रश्न यहां से पूछे। ये नोट कीजिए प्लीज। अगर आप हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो,
फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें पता नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर रहे। अरे कितने प्रश्न आए, क्या एनालिसिस रहा है, क्या विश्लेषण रहा है, इन चीज़ों को तो पहले नोट कीजिए आप, और ध्यान दीजिए पूरे सिलेबस के ऊपर। ये पूरा सिलेबस लिखवा दिया मैंने आपको हिंदी का, सोचिए आप, ऐसा कौन कौन है जो लिखवाएगा। एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र पिछले साल आया था वो पूरा मैंने कंप्लीट बता दिया, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो साथियों ध्यान दीजिए और पढ़िए और मस्त रहिए। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपको यहाँ पर कोई फालतू की बात करने नहीं आता हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगता है साथियों तो जुड़िए प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस अपने दोस्त को मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 25 तारीख से आप लोगों का हिंदी साहित्य का बैच स्टार्ट हो रहा है, पूरे के पूरे नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो इसलिए ज़रूर जुड़िएगा। आप लोग जुड़े, आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।